ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज बारिश बाढ़ से अन्नदाता पर आई आपदा का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे आपके फल, सब्जी और दूध की सप्लाई पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बिहार का युवा क्यों जहर की शीशी उठाकर नौकरी की मांग कर रहा है। नीतीश राज में युवाओं के साथ नौकरी वाला कैसा विश्वासघात हुआ है, ये भी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देश के बीमार हेल्थ सिस्टम की आज हम पोल खोलने वाले हैं। दिखाएंगे कैसे मध्य प्रदेश में चूहे बच्चों के सीरियल किलर बने हुए हैं और कहां अस्पताल के अंदर बाढ़ में सांप घूम रहे हैं। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट, अभी बुलावा नहीं आया है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात देश के किसान की करेंगे, जो आज हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में है। क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक टूटते घर और बहती गाड़ियों की दृश्य तो पूरा देश देख रहा है। आपदा पीड़ितों के लिए प्रार्थना भी कर रहा है, लेकिन बारिश बाढ़ की मार झेल रहे किसानों की उतनी बात नहीं हो रही। जबकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर यूपी तक मौसमी मुसीबत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। सेब के बागान बाढ़ से घिरे खड़े हैं। किसान अपना सेब बाजार तक नहीं भेज पा रहे। किसानों के खेत पानी में डूबे हुए हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर देश का किसान परेशान होगा तो इसका असर सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि किसान की परेशानी से हम, आप और देश की सरकार भी सीधा संकट में घिर सकती है। क्योंकि किसान की फसल खराब होगी तो आपकी थाली की रोटी महंगी होगी। किसान का सेब बाजार तक नहीं पहुंचेगा तो आपका ब्रेकफास्ट महंगा हो जाएगा। किसान की अखरोट की फसल खराब हुई तो आपकी ड्राई फ्रूट की प्लेट सूख जाएगी। किसानों के दूध देने वाले जानवर बाढ़ में बहेंगे तो आपके बच्चों के लिए एक गिलास दूध पर भी संकट आ जाएगा। किसान की पैदावार बाढ़ की भेंट चढ़ जाएगी तो देश की कृषि इकोनॉमी बिगड़ सकती है। यही वजह है कि भारत की बात में आज हम बारिश बाढ़ के शिकार किसानों का दर्द देश के सामने रख रहे हैं। क्योंकि देश का किसान बारिश बाढ़ से ही परेशान नहीं है, बल्कि एक तरफ न जाने कुदरत उनसे कौन सा बदला ले रही है जो उनकी फसलों पर कहर बनकर टूट रही है। दूसरी तरफ किसान खाद संकट की आपदा के भी शिकार हो रहे हैं। यानी पहले तो फसल की पैदावार के लिए उन्हें खाद नहीं मिल रही। किसी तरह वो अपनी मेहनत के पसीने से सींच कर फसल पैदा कर रहे हैं तो उसे बारिश बहाकर ले जा रही है। सबसे पहले बात आपकी सेहत के लिए फायदेमंद सेब की करते हैं, जो बारिश के चलते आपकी फ्रूट प्लेट से दूर होता जा रहा है। और सेब उगाने वाला किसान नुकसान से कराह रहा है। एक कहावत आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यानी हर दिन एक सेब खाना आपको बीमारियों से बचाता है और डॉक्टर से दूर रखता है। अब हालात ये है कि आपकी सेहत को दुरुस्त रखने वाला सेब ही बारिश बाढ़ की वजह से आपकी प्लेट से दूर होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक आप बारिश बाढ़ से हो रही तबाही देख ही रहे हैं। ये दोनों वो राज्य हैं जहां से आपके ब्रेकफास्ट वाला सेब आपकी प्लेट तक पहुंचता है। अब ये सेब बाढ़ में घिरा है। सेब के बागान सैलाब से सहमे खड़े हैं। लैंडस्लाइड से सड़कें, रास्ते टूटे हैं। सेब की फसल सड़ने के कगार पर है क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रही। सेब के साथ संकट दूसरे फलों जैसे नाशपाती और अखरोट पर भी है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में इनकी फसल बारिश बाढ़ से प्रभावित हुई है। ये दृश्य पुलवामा के हैं, जहां सेब का बागान बाढ़ की चपेट में है। सेब के पेड़ लदे खड़े हैं, लेकिन उन्हें तोड़कर ट्रकों से सप्लाई कर पाना मुमकिन नहीं है। शोपियां में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। 7 दिनों से करीब 800 ट्रक जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फंसे खड़े हैं। करोड़ों के सेब और नाशपाती खराब हो चुके हैं। आए रोज जम्मू कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव रूट यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगरचे मुगल शहरा है ताहम उस पे 6 पहियों वाली ट्रक जो है वो चल सकते हैं, जबकि हॉर्टिकल्चर सन्नत को 10 पहियों वाली ट्रक्स की जरूरत है, जो लार्ज क्वांटिटी में यहाँ का फ्रूट जो है मुल्क के दीगर मंडियों तक पहुँचाते हैं। फल किसानों को राहत देने के लिए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, NH 44 के बंद होने से फल उत्पादकों को हर साल भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
दुर्भाग्य से इस साल भी ये सड़क बंद हो गई है, जिससे सैकड़ों फल लदे वाहन फंस गए हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं रेल मंत्री से अपील करती हूं कि वो घाटी और दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू करें ताकि उत्पादकों की चुनौतियों को कम किया जा सके। जो हमारे खेत खलियान थे जहाँ पे पैडी की कल्टीवेशन है, तो उसमें काफ़ी पानी आया हुआ है और काफ़ी नुकसान का एहतिमाल भी है। तो वजह से काफ़ी ज़मीन बह चुका है। मेरे पटनू के इलाके में, इसी तरह सकड़क्स के इलाके में 90% एग्रेरियन है, जिसमें हॉर्टिकल्चर बेल्ट तकरीबन 70% है, 30% जो है वो एग्रीकल्चर पैडी लगाते हैं। तो दोनों को बहुत ज़्यादा खतरा रहा। हिमाचल प्रदेश भी सैलाबी हाहाकार से परेशान है। यहाँ के सेब किसानों के सामने भी फसल खराब होने का संकट है। 5,000 करोड़ से ज्यादा की सेब की पैदावार प्रभावित होने की आशंका है। एक तो पहले ही किसान बागवान बुरी तरह से त्रासदी से जूझ रहा है। इस जो खलारा पड़ा हुआ है, खासकर सेब की बागवानी का, जो कई वर्षों के बाद एक मुसीबत का दौर हम किसानों बागवानों के ऊपर है। इस वक्त सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार इन सड़कों को युद्ध स्तर पर बहाल करे और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसको भी दुरुस्त करे। अब जब पहाड़ से सेब की सप्लाई नहीं होगी तो संकट मैदान में उसकी कीमतों पर पड़ेगा और ये पड़ना शुरू भी हो गया है। माल पे फर्क पड़ रहा है, माल कम हो गए आने और अच्छे माल आने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो गए। लेकिन कहते 25% अच्छे माल आ रहे हैं तो 75% माल नॉर्मल आ रहे हैं। जहाँ 1800-2000 की मंडी होती थी, मतलब कि पर बॉक्स, अब वो माल बिक रहे हैं 1500-1600। लेने वाला भी परेशान और भेजने वाला भी। साफ है कि बागवानी करने वाले किसान बहुत बड़ी आपदा का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें राहत पैकेज देने की जरूरत है, क्योंकि किसानों पर मौसम की मार का असर आम आदमी की थाली से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक को मुश्किल में डाल सकता है। सेब को हिमाचल प्रदेश में अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहा जाता है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर सेब का उत्पादन होता है। अब बारिश बाढ़ के चलते सप्लाई प्रभावित होने से दोनों राज्यों के फल उत्पादकों को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। देश में सेब की कुल पैदावार में 26% हिस्सा हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश को 2173 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। जम्मू कश्मीर देश की कुल सेब पैदावार में 72% की भागीदारी रखता है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि सिर्फ फल उत्पादक किसानों पर ही मौसम की मार नहीं पड़ी है, बल्कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में धान, गन्ना, मक्का जैसी फसलें भी बाढ़ में बह गई हैं। फसलें बर्बाद होने से किसान परेशान हैं और सरकार से राहत की गुहार लगा रहे हैं। यहां तक कि पंजाब में तो किसानों के दूध देने वाले पशु भी बाढ़ की लहरों में बह रहे हैं, जिसका उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आज देश का किसान अपनी किस्मत को कोस रहा है। पहले तो अच्छी फसल उगाने के लिए खाद नहीं मिल रही, दिन रात लाइन लगाकर खड़े होते हैं, लेकिन एक बोरी खाद भी नहीं मिल पाती। मध्य प्रदेश में तो एक बोरी खाद के लिए किसानों को लंबी लाइन वाला संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ के दमोह, रीवा और सीधी से खाद के लिए परेशान किसानों की कई तस्वीरें सामने आई हैं। दमोह में किसानों ने खाद की कमी को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। सीधी में भी किसानों का गुस्सा फूटा और तहसीलदार की गाड़ी को रोककर प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा रीवा में महिला किसान रात भर लाइन लगाकर खड़ी हो रही है, लेकिन एक बोरी खाद नहीं मिल पा रही। टोकन दे दिया था, लिस्ट बना के खतौरा बांट दिया, टोकन है, टोकन फिर खाद नहीं मिल रहा है। हमारे गांव से आ रहे हैं, गांव से 12 कोई हो नहीं मिल पा रहा। सिस्टम बहुत खराब है, ये सिस्टम सुधारना पड़ेगा, नहीं तो किसानों की आत्महत्या हो सकती है। खाद की कमी के बीच अगर किसी तरह किसान खेत में फसल की पैदावार करने में कामयाब हो जाता है तो बारिश बाढ़ उसे तबाह कर देते हैं, जैसा कि पंजाब से लेकर हरियाणा, यूपी और राजस्थान में हो रहा है। यानी किसानों के सामने सिस्टम और सैलाब की मार का डबल संकट है। पंजाब के जालंधर में किसान बाढ़ से परेशान है। नदी किनारे बांध में दरार का खतरा मंडरा रहा है। किसान खुद इसे रोकने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। पंजाब में एक तरफ किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, दूसरी तरफ दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस भी लहरों में बह गए हैं, जिससे देश के सामने दूध का संकट पैदा हो सकता है। पंजाब के फिरोजपुर जिले में बाढ़ में फंसे किसानों को बोट के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।
बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के साथ सटा हुआ गांव है। हुसैनी वाला बॉर्डर के साथ ये गांव है और सामने आप देखेंगे ग्रामीण जो है बिल्कुल छाती तक लबालब जो है पानी है, वहाँ अपने घरों से आ रहे हैं, हाथों में चप्पल है। तमाम जो चैलेंजेस हैं इन गांव वालों के, उनका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि क्या ये लोग फेस कर रहे हैं। पंजाब के साथ हरियाणा के सोनीपत पे भी यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने किसानों के खेत डुबो दिए हैं। ना फसल तो जो नुकसान होना था वो तो होलिया डूब ली, पर जो और इससे ज्यादा हो गया तो फिर गांव में घुस जाएगा, गांव में तबाही उठेगी, फसल तो बर्बाद होली जो होने थी। इसके अलावा यूपी के सहारनपुर और शामली में बाढ़ से हजारों बीघा फसल को नुकसान हुआ है। तो पानी यमुना से बाहर निकला जी, उसने काफी नुकसान कर दिया। धान की फसल भी काफी नुकसान है, जो पॉपुलर है यहाँ की मुख्य फसल, उसमें बहुत नुकसान है। यूपी में मथुरा के किसान भी भीषण बाढ़ की मार झेल रहे हैं। उनके फसलों से भरे खेत भी बाढ़ से घिरे हुए हैं। सामने यमुना नदी का पानी आ चुका है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये यमुना नदी का पानी आ चुका है और इस तरफ अब इस सड़क से दूसरी तरफ जब ये जाएगा तो ये यमुना का पानी इन खेतों में प्रवेश करेगा और यहाँ पर जो खड़ी फसल हैं इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजस्थान के किसान भी बारिश बाढ़ से परेशान हैं। झालावाड़ में सोयाबीन की फसल का काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने सोयाबीन के पौधों के साथ प्रदर्शन किया। हैरानी इस बात की है कि राजस्थान के मंत्री किसानों की सुध लेने की बजाय बेतुके बयान दे रहे हैं। जब भी भाजपा का राज आता है इतनी अच्छी बरसात क्यों हो जाती है। साफ है कि बारिश बाढ़ से किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर बाढ़ प्रभावित राज्यों में किसानों के लिए राहत पैकेज की मांग की है। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए। अब देखना यह है कि किसानों को राहत देने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें क्या कदम उठाती हैं। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि किसानों की आजीविका संकट में है, सरकार प्रशासन से तुरंत राहत और मदद की मांग है। ईश्वर तेरी लीला तू ही जाने, थोड़ा बहुत रहम किसानों पर भी खा ले। मौसम नियंत्रण जैसी तकनीकों की वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता। किसानों के लिए ये बड़ा खतरा है। ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। आइए अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। पटना से आई एक तस्वीर दिखाते हैं जो आज काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर में बिहार के युवा नौकरी के लिए जहर की शीशी हाथ में लेकर सड़क पर उतरे हैं। जहर की शीशी भले ही सांकेतिक है, लेकिन इस पे प्रदेश की सत्ता को कड़ा संदेश है। संदेश ये कि युवाओं को वोट के नाम पर ठगना बंद करो और उनका भविष्य संवारने के लिए नौकरी दो, वरना वो जहर खाकर खुदकुशी कर लेंगे। भारत की बात में हम अक्सर युवाओं की आवाज को देश के सामने रखते हैं। इसलिए आज हम नौकरी के लिए शहर शहर सड़क पर उतरे युवाओं की परेशानी का विश्लेषण कर रहे हैं। आज बिहार की राजधानी पटना में उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों ने जेडीयू दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। हाथ में जहर की शीशी लेकर नौकरी मांगी। कुछ दिन पहले दिल्ली में एसएससी अभ्यर्थियों ने कर्मचारी चयन आयोग पर परीक्षाओं में गड़बड़ी और धांधली का आरोप लगाया था। प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसी तरह लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। बिहार में चुनावी साल है। वोट के लिए सरकार वादों की झड़ी लगा रही है, लेकिन उसके पास युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। यही वजह है कि वो सरकार से कह रहे हैं कि नौकरी दो, नहीं तो जहर खाकर जान दे देंगे। साल 2013 में परीक्षा दी, 2014 में रिजल्ट आया, 2015 में पास होने के बाद भी टेक्निकल इशू बताकर फेल कर दिया गया। यही दर्द है पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर विरोध की आवाज उठा रहे इन उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों का। दस साल से ये नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मंत्रियों से लेकर मंत्रालयों तक चक्कर काट रहे हैं। दिलासों और दावों के बीच उलझे इन चेहरों को अब सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा है। जेडीयू दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर जो उर्दू और बांग्ला भाषी जो शिक्षक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं।
बिहार में चुनावी साल है, इसीलिए सैकड़ों की संख्या में उर्दू और बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों ने भी सोच समझकर इस वक्त को चुना है। अभ्यर्थी हाथों में जहर की शीशी लेकर आए हैं। कह रहे हैं या तो इलेक्शन से पहले नौकरी दो, नहीं तो आत्मदाह कर लेंगे, जहर खाकर जान दे देंगे। इलेक्शन से पहले हम लोगों का रिजल्ट ये जारी करें, अगर जारी नहीं करेंगे तो लास्ट स्टेप पर सुसाइड। हम लोग इसलिए पॉइजन लेकर के आए, हाथ में देख लीजिए पॉइजन। 13 में एग्जाम दिए थे, 14 में रिजल्ट आया, 15 में टेक्निकल इशू बता करके ये फेल कर दिया गया। कहीं किसी स्टेट में आप सुने हैं कि पास करके फेल किया गया है? बहन बेटियों के सपने साकार, ये होर्डिंग पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगा है, लेकिन इसी के सामने सपने चकनाचूर हो रहे हैं। पुलिस टीईटी अभ्यर्थियों को घसीट कर ले जा रही है। लीगल ओपिनियन आ गया अभ्यर्थी के पक्ष में, लेटर जारी हो गया अभ्यर्थी के पक्ष में। मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो 1 मिनट में रिजल्ट जारी होगा। नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं होता 10 दिन के अंदर आत्मदाह होगा इसी गेट पे। विरोध की एक और आवाज आज पटना में सुनाई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि जेडीयू ऑफिस के बाहर उर्दू और बांग्ला टीईटी के अभ्यर्थी थे, तो दूसरी तरफ चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी मांगों की लिस्ट लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जदयू दफ्तर के पास जो अभ्यर्थी हैं वो देखिए बैनर पोस्टर लेके लगातार जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। परीक्षा तो चुनाव के बाद होगी, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि परीक्षा जो है चुनाव से पहले हो। इन अभ्यर्थियों को भी सरकार की मंशा पर शक है, जिसकी कई वजह है। नीतीश सरकार ने वादा किया था कि 1 लाख पदों पर भर्ती होगी, लेकिन अब सिर्फ 27,000 पदों पर भर्ती की बात कही गई है। यही तो समझ से परे है ना, जब सरकार ने कहा 1,20,000 पे वैकेंसी आ गया, अभी 27,000 कहाँ से आ गया? तो ये तो बिहारी युवाओं के साथ घोर अन्याय है। जितने भी मंत्रीगण है सबके द्वारा कहा गया है कि 1,20,000 से ज्यादा बहाली खाली है। जब 1,20,000 से ज्यादा जब बहाली खाली है तो ये ऊँट के मुंह में जीरा वाला बात क्यों हो रहा है? इधर शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं और उधर नीतीश की शिक्षा मंत्री ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 16 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक कराने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ अभ्यर्थियों की मांग है कि चुनाव से पहले परीक्षा कराई जाए। तैयारी 4 की परीक्षाओं का आयोजन 16/12/2025 से 19/12/2025 तक होगा। पटना की सड़कों पर अभ्यर्थियों का संग्राम छिड़ा है। मांग नौकरी की है, मैसेज क्लियर है, या तो नौकरी दो या फिर वोट की चोट के लिए नीतीश तैयार रहे। बिहार में छात्रों और अभ्यर्थियों को अपनी आवाज उठाने का ये सबसे सही समय लग रहा है, क्योंकि बिहार में बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। ऐसे में अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, ताकि सरकार पर दबाव बनाकर उन वादों को पूरा कराया जा सके जो सरकार ने इनसे किए हैं। इस पर सबसे ज्यादा वो अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि बिहार में सरकारी नौकरियों के 16 लाख से ज्यादा पद हैं। इन 16 लाख से ज्यादा पदों में 11,54,000 पद भरे हुए हैं, जबकि 4,73,000 पद खाली हैं। इनमें शिक्षा के क्षेत्र में करीब 2,17,000 पद खाली हैं। बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद ही खाली पड़े हैं। इसी वजह से स्कूलों में भी बच्चों की पढ़ाई पर असर हो रहा। अब अभ्यर्थी इन्हीं पदों पर भर्ती चाहते हैं, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी एक दूसरे को घेर रहे हैं। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विद्यार्थी को सरकार के सामने धरना देना पड़ रहा है और लगातार धरना देने के बावजूद सरकार सुनने कान में तेल डालकर सोई हुई है। ये बिहार में नौजवानों के लिए हम कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले जैसे हालात नीतीश कुमार जी ने बना दिए। सबको रोजगार, सबके लिए नौकरियां, अब तक 51 लाख नौकरियां और रोजगार दिए जा चुके हैं। एनडीए की सरकार हर जायज मुद्दों पे छात्रों के साथ है। छात्र हमारे परिवार के छोटे भाई की तरह हैं। हमारी तीसरी खबर देश के बीमार अस्पतालों से जुड़ी है। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल में चूहे ने 2 नवजात बच्चों को काट लिया। कल एक नवजात की मौत हुई, आज दूसरे ने भी दम तोड़ दिया। वहीं यूपी के अस्पतालों का हाल ऐसा है कि बिल्डिंग में पानी भरा है। नर्स मरीजों को इंजेक्शन देने के बजाय वाइपर से बाढ़ का पानी निकाल रही है। विश्व गुरु भारत के बीमारी अस्पतालों की तस्वीर दिखाती ये रिपोर्ट देखिए।
मध्य प्रदेश में सिस्टम के पाले इन आदमखोर चूहों ने पहले एक बच्चे को मौत दी और आज दूसरे बच्चे की भी जान चली गई। जिस अस्पताल में बच्चों को नई जिंदगी दी जानी थी, उसी महाराजा यशवंतराव अस्पताल में चूहों ने 2 नवजात बच्चों को मार डाला। कल हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मोहन यादव सरकार से सवाल पूछे थे। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब डीन ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बच्चों की मौत का कारण चूहों का कुतरना नहीं बल्कि कुछ और बताया था। सरकार की किरकिरी हुई तो आज स्वास्थ्य मंत्री खुद प्रकट हुए और इसे गंभीर मामला बताकर इतिश्री कर ली। बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है जिस पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई हुई है, लेकिन वहाँ पर एक चूहा अंदर आ पाया। इसका मतलब ये है कि पेस्ट कंट्रोल में करने में देरी हुई है, लापरवाही हुई है। ये तो सिस्टम की लापरवाही की सिर्फ एक तस्वीर आपने देखी है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यूपी के महोबा में जिला अस्पताल तैर रहा है। अस्पताल की नर्स के हाथ में दवाई या इंजेक्शन की जगह पानी निकालने के लिए सफाई करने वाला वाइपर है। सीटी स्कैन की मशीन भी पानी भरने से बीमार है। सीटी स्कैन में बहुत बारिश होने की वजह से पानी भर गया है सब जगह, जिसकी वजह से मशीन नहीं चल पा रही है। पिंक सिटी जयपुर के अस्पताल का भी बारिश में बुरा हाल है। सरकारी जेके लोन अस्पताल का गेट और रास्ता पूरी तरह पानी में डूब चुका है। घुटनों तक पानी है, जिसके बीच से डॉक्टर भी आ रहे हैं और मरीज भी। इस वक्त हम मौजूद हैं जेके लोन हॉस्पिटल में। बच्चों का ये सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन अस्पताल तक जाने वाला जो रास्ता है आप देख सकते हैं कि 1 फीट तक पानी में जो है वो डूबा हुआ है। आप देखिए कि एक शख्स अपने बच्चे को गोद में उठा करके जा रहे हैं। जगह का नाम बदलेगा, राज्य का नाम बदलेगा, लेकिन देश की स्वास्थ्य सेवा हर जगह आईसीयू में ही नजर आएगी। ये दरभंगा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। इस पीएचसी में मरीज हैं, लेकिन डॉक्टर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। 1 घंटा से पहले हो गया है आया हुआ, ठीक है, पर्ची काट दिया, सिर्फ अभी तक कोई नहीं आया। अस्पताल में व्यवस्था इतनी खराब है कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से जेडीयू विधायक अमन भूषण अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अपनी ही सरकार की व्यवस्था को बीमार बता रहे हैं। इस हॉस्पिटल में खून जांच, एक्सरे, जो भी सुविधा है वो सारा है, लेकिन प्रभारी महोदय के लापरवाही के कारण उस पेशेंट को देखने वाला कोई नहीं है। बिहार के बाद मध्य प्रदेश चलिए। यहाँ मैहर जिले की बंशीपुर ग्राम पंचायत ने आजादी के बाद से सड़क नहीं देखी है। क्या चाहिए और जो ये रोड की दुर्दशा है इसमें भी आप सुधार कर लीजिए। इसी तरह कीचड़ के बीच से चारपाई पर लिटाकर मरीजों को इन कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ न एम्बुलेंस आ सकती है न डॉक्टर। यहाँ वाहन आ नहीं पाता ना तो एम्बुलेंस आ पाती है। हम लोग काफ़ी प्रयास के बाद चारपाई पे फिर लेके यहाँ तक आए हैं और यहाँ से फिर ऑटो बुलवाए हैं, तो ऑटो में यहाँ से ऑटो वाला भी मना कर देते हैं आने से। रास्ता यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। वोट के समय वादा होता है, लेकिन उसके बाद न विधायक आते हैं न पंचायत ध्यान देती है। एमपी सरकार की तमाम योजनाओं को आईना दिखाती ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, लेकिन कहते तो नेता भी हैं, कहने वालों का क्या। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।